रात के ठीक 3-2 बजे NH4 की लंबी सुनसान सड़क पर सिर्फ की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। दिसंबर की ठंडी हवा सड़क पर रेंगते कोहरे को धीरे धीरे आगे धकेल रही थी। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं, कोई दूसरी गाड़ी नहीं, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और टायरों की लगातार रगड़। लेकिन अगले कुछ सेकंड में जो होने वाला था, उसने उस सड़क का एक ऐसा रहस्य जगा दिया जिसके बारे में आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। करीब 100 मीटर आगे हेडलाइट की रोशनी में किसी इंसान की परछाई उभरी। एक औरत वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। सफेद नहीं बल्कि हल्की धूल से सनी फीकी हरी साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, सिर झुका हुआ, और सबसे अजीब बात, वह हिल भी नहीं रही थी। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत हॉर्न बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसे किसी आवाज का इंतजार ही न हो। ड्राइवर ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। टायरों की चीखती आवाज सुनसान रात में गूंज गई। ट्रक उससे मुश्किल से 10 फीट पहले रुक गया, और तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे ट्रक की विंडशील्ड की तरफ थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह ड्राइवर को नहीं, उसके पीछे किसी और को देख रही हो। उस ट्रक का ड्राइवर था राघव चौहान, उम्र 42 साल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला। 15 साल से लंबी दूरी का ट्रक चलाने वाला अनुभवी ड्राइवर। राघव उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की बातों पर हंस देते थे। उसका मानना था कि रात, थकान और डर इंसान के दिमाग से खेलते हैं। उसने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था, बर्फीले पहाड़, घने जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, डकैतों वाले इलाके, लेकिन उसने कभी किसी अलौकिक घटना पर विश्वास नहीं किया। उस रात वह दिल्ली से नागपुर की ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहा था। लोड समय पर पहुंचाना था। देरी होने पर कंपनी भारी जुर्माना काटती, इसलिए वह बिना रुके कई घंटों से गाड़ी चला रहा था। राघव ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बहन जी, रास्ते के बीच में क्यों खड़ी है? कोई जवाब नहीं। कहीं जाना है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बहुत धीमी आवाज आई, आगे पुराने पुल तक छोड़ दीजिए। आवाज बिल्कुल सामान्य थी, न बहुत भारी न बहुत डरावनी, बस अजीब तरह से सपाट। राघव ने आसपास देखा। दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी रात में अकेली औरत, उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई। उसने सीट पर बैठते समय एक बार भी राघव की तरफ नहीं देखा, बस सामने देखने लगी। ट्रक फिर चल पड़ा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। केबिन में सिर्फ इंजन की घरघराहट थी। राघव ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पूछा, घर कहाँ है आपका? इस बार भी वही सन्नाटा। राघव ने सोचा शायद डर गई होगी। उसने रेडियो चला दिया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। उसने स्टेशन बदले, हर फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ शोर। उसी समय डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी एक पल के लिए झिलमिलाई। 3:11, फिर 3:11 और फिर 3:11। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। राघव ने घड़ी पर हल्का सा हाथ मारा, लेकिन अंक वहीं जमे रहे। उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल में भी नेटवर्क गायब था। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। NH44 पर इस हिस्से में नेटवर्क कमजोर रहता था, लेकिन पूरी तरह गायब ऐसा बहुत कम होता था। करीब 5 मिनट बाद राघव को अचानक महसूस हुआ कि केबिन का तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी, जबकि ट्रक का हीटर चालू था। उसने एक नजर बगल में बैठी औरत पर डाली। वह अब भी बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठी थी। न उसने पलक झपकाई, न गर्दन घुमाई, न हाथ हिलाया, जैसे कोई तस्वीर रख दी गई हो। राघव के हाथ अनजाने में स्टीयरिंग पर और कस गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस सफर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। और तभी ट्रक के आगे दूर कोहरे के बीच एक टूटा हुआ लोहे का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पुराना पुल 2 km। बोर्ड देखते ही पहली बार उस औरत ने अपना सिर राघव की तरफ घुमाया। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, पुल के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। राघव कुछ पूछ पाता उससे पहले ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए बुझ गई, और जब रोशनी वापस आई तो सड़क पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने राघव की पूरी जिंदगी बदल दी। जारी राघव की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी आंखें कई बार झपकाईं, लेकिन पुल के दूसरे छोर पर खड़ी वह औरत और उसके पीछे जमा धुंधली परछाइयां अब भी वहीं थीं।
उनमें सबसे आगे खड़ी आकृति धीरे धीरे कोहरे से बाहर आने लगी। जैसे जैसे वह पास आई, राघव के हाथ सुन्न पड़ते गए। वह आकृति बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही जैकेट, यहाँ तक कि माथे पर बचपन का वही छोटा सा निशान। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें इंसानी गर्माहट नहीं, बल्कि किसी गहरे अंधेरे की ठंडक थी। वह मुस्कुराते हुए बिना होंठ हिलाए जैसे कह रही हो, तू आखिर आ ही गया। राघव ने कांपते हाथों से इग्निशन घुमाया। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार सिर्फ एक सूखी सी खट की आवाज आई। तीसरी बार अचानक इंजन गरजा और उसी क्षण पुल पर ऐसी तेज हवा चली कि ट्रक जोर से हिल गया। विंडशील्ड पर किसी अदृश्य चीज ने हथेली मारी। धप्पा धप्पा धप्पा। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि राघव ने घबराकर शीशे के बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कांच पर एक एक करके गीले हाथों के निशान उभरने लगे। छोटे, बड़े, बूढ़े, जैसे दर्जनों लोग बाहर से ट्रक को छू रहे हों। उसी समय ट्रक के पुराने वायरलेस सेट में, जो महीनों से खराब पड़ा था, अचानक खरखराहट गूंजी। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, यदि जिंदा रहना चाहता है तो पुल पार करते ही बाईं तरफ बने पुराने शिव मंदिर में रुक जाना। पीछे चाहे कोई भी पुकारे, मुड़ना मत। राघव कुछ बोल पाता, उससे पहले संपर्क टूट गया। उसने हैरानी से वायरलेस को देखा। उस चैनल पर कोई सक्रिय नेटवर्क नहीं था। फिर ये आवाज आई कहां से? राघव ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पुल का आखिरी हिस्सा पार किया, पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, वह उसकी दिवंगत मां की आवाज थी। राघव, बेटा, एक बार पीछे देख। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी मां को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे। वह आवाज इतनी सच्ची थी कि उसका मन एक पल के लिए टूट गया। उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग से ढीले पड़ने लगे। तभी उसे उस रहस्यमयी औरत की बात याद आई। पुल के बाद पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की, दांत भींचे और बिना पीछे देखे ट्रक को आगे बढ़ाता रहा। कुछ सेकंड बाद वह आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया हो। करीब आधा किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक छोटा सा जर्जर शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक पीपल का विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर सैकड़ों लाल धागे बंधे हुए थे। दीपक बुझ चुका था, लेकिन गर्भगृह के भीतर से हल्की सी घंटी अपने आप बज रही थी। राघव ने ट्रक रोका और कांपते कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि एक वृद्ध पुजारी पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पुजारी ने बिना उसकी ओर देखे धीमे स्वर में कहा, तुम देर से आए हो राघव। वह तुम्हें इस पुल तक नहीं, बहुत पहले से बुला रही थी। और आज रात उसने पहली बार तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी परछाई चुन ली है। राघव कुछ पल तक वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। मंदिर के भीतर घी के दीपक की लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। बाहर पीपल के पत्तों की सरसराहट लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुंची हो। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वृद्ध पुजारी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो वर्षों से किसी भय का सामना करते करते पैदा होती है। उन्होंने उत्तर देने के बजाय मंदिर की दीवार पर टंगी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर की ओर इशारा किया। राघव ने तस्वीर के पास जाकर धूल साफ की तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर लगभग 30 साल पुरानी थी। उसमें उसी पुल के सामने खड़े कुछ ट्रक ड्राइवर दिखाई दे रहे थे। सबसे पीछे खड़ा एक युवक हूबहू राघव जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही कद, वही आंखें। तस्वीर के नीचे फीकी स्याही से लिखा था, श्राद्ध सभा 18 नवंबर 1936। पुल दुर्घटना में लापता चालक, शव कभी नहीं मिला। राघव की उंगलियां कांपने लगीं। वह बुदबुदाया, ये मैं नहीं हो सकता। पुजारी ने गहरी सांस ली। नहीं, वह तुम नहीं हो, लेकिन वह तुम्हारे खून से जुड़ा था। उसका नाम रुद्र चौहान था, तुम्हारे पिता का बड़ा भाई। ये सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पिता ने कभी किसी बड़े भाई का जिक्र नहीं किया था। घर में परिवार की पुरानी बातें पूछने पर हमेशा विषय बदल दिया जाता था, जैसे किसी ने जानबूझकर अतीत के उस हिस्से पर पर्दा डाल दिया हो।
पुजारी मंदिर के गर्भगृह के पीछे बने छोटे से कमरे में गए और एक लकड़ी का संदूक लेकर लौटे। संदूक पर जंग लगी लोहे की कुंडी थी और उसके ऊपर लाल रंग से एक त्रिशूल बना हुआ था। उन्होंने कुंडी खोली तो भीतर एक पुरानी जेब डायरी, पीतल का टूटा हुआ लॉकेट और एक अखबार की कतरन रखी थी। कतरन की हेडलाइन पढ़ते ही राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। NH-44 के पुराने पुल पर फिर रहस्यमयी गुमशुदगी, गवाहों ने रात में हरी साड़ी वाली महिला देखने का दावा किया। खबर की तारीख लगभग 25 साल पुरानी थी। राघव ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन बीच के पन्नों पर कांपते हाथों से लिखी इबारतें थीं। आखिरी पूरी पंक्ति पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। अगर यह डायरी किसी चौहान परिवार के आदमी तक पहुंचे तो वह कभी रात के तीसरे पहर इस पुल पर अकेला ना आए। वह औरत रास्ता नहीं मांगती, वह अपना अधूरा हिसाब पूरा करती है। राघव ने घबराकर अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह आधा जला हुआ था। उसमें केवल एक वाक्य बचा था। उसका असली नाम, आगे का हिस्सा आग में राख हो चुका था। उसी क्षण मंदिर के बाहर अचानक एक ट्रक का लंबा हॉर्न गूंजा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। राघव दौड़कर बाहर आया। उसकी अपनी गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था। कोहरे के बीच से हेडलाइट जली, इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ और ट्रक बिना किसी चालक के धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगा। और सबसे भयावह बात यह थी कि विंडशील्ड के भीतर बैठा वह धुंधला चेहरा फिर से राघव का ही था। ट्रक धीरे धीरे मंदिर के सामने से आगे बढ़ने लगा। इंजन की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ मिनट पहले तक राघव खुद चला रहा था, लेकिन अब ड्राइवर सीट पर बैठी आकृति उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, ट्रक के अंदर बैठा वह हमशक्ल भी मुस्कुराते हुए सिर थोड़ा झुका गया। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वर्षों से किसी का इंतजार खत्म हुआ हो। राघव दौड़कर ट्रक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी पुजारी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज पहली बार कांप रही थी। रुको, अगर तुमने अभी उस ट्रक को छू लिया तो वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। राघव ने झुंझलाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसमें मेरा ट्रक है, मेरी पूरी जिंदगी है। पुजारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, उसमें तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी परछाई बैठी है। असली लड़ाई अब शुरू हुई है। यह सुनकर राघव ठिठक गया। उसी समय ट्रक कुछ दूर जाकर अपने आप रुक गया। हेडलाइट 2 बार झपकी और फिर एक साथ दोनों दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। अंदर से कोई बाहर नहीं उतरा, लेकिन सड़क पर गीले पैरों के निशान बनने लगे। वे निशान ऐसे थे जैसे कोई अदृश्य औरत नंगे पैर ट्रक से उतरकर जंगल की ओर जा रही हो। पुजारी ने जमीन पर पड़े उन निशानों को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वह आज पहली बार मंदिर की सीमा तक आ गई है। इसका मतलब है कि उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने राघव को मंदिर के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले जाकर दीवार पर टंगा भारत का धुंधला नक्शा दिखाया। नक्शे पर लाल स्याही से कई जगह गोल निशान बने थे। करनाल, ग्वालियर, झांसी, सागर, नागपुर और उन सभी को जोड़ती हुई एक लाल रेखा थी। राघव की आंखें फैल गईं। वह वही मार्ग था जिस पर NH-44 गुजरता था। पुजारी ने लकड़ी की अलमारी से एक पुराना सरकारी रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। हर पन्ने पर एक ट्रक चालक का नाम, तारीख और एक जैसी आखिरी टिप्पणी दर्ज थी। रात लगभग 3 बजे हरी साड़ी वाली महिला दिखाई देने के बाद चालक लापता। वाहन मिला, चालक नहीं मिला। यह सिलसिला 1-2 साल का नहीं था। सबसे पुरानी एंट्री लगभग 50 वर्ष पहले की थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, लेकिन वह सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को ही क्यों चुनती है? पुजारी ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर बोले, क्योंकि उसकी मौत भी इसी सड़क पर एक ट्रक से जुड़ी थी। लेकिन सच उससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। इतना कहकर पुजारी ने संदूक से एक काले कपड़े में लिपटी छोटी सी चाबी निकाली। चाबी पर जंग लगी थी और उसके ऊपर एक अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ था। उन्होंने चाबी राघव के हाथ में रखते हुए कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले इस पुल के नीचे बने बंद सुरंग तक पहुंचना होगा। वही जगह है जहां यह सब शुरू हुआ था। लेकिन याद रखना, वहां जो भी मिलेगा उस पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि उस सुरंग में सबसे पहले इंसान अपनी आंखों से नहीं, अपने डर से हारता है।
उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी, जबकि मंदिर के भीतर कोई नहीं था। राघव ने पलटकर बाहर देखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर वही हरी साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसने पहली बार मुस्कुराकर राघव की ओर देखा और उसके होंठ बिना आवाज के हिले। तुम बहुत देर कर चुके हो। राघव कुछ क्षणों तक मंदिर के द्वार पर खड़ी उस रहस्यमयी औरत को देखता रहा। उसकी मुस्कान में न क्रोध था न दया, बस एक अजीब सी प्रतीक्षा। अगले ही पल वह घने कोहरे में ऐसे घुल गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन जमीन पर उसके गीले पैरों के निशान अब भी बने हुए थे और वे सीधे पुल के नीचे जाती एक टूटी हुई पगडंडी की ओर इशारा कर रहे थे। पुजारी ने बिना समय गंवाए कहा, अगर सूर्योदय से पहले उस सुरंग तक नहीं पहुंचे तो ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राघव ने कांपते हाथों से वह पुरानी चाबी अपनी जेब में रखी और टॉर्च उठाकर पुल के नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर मोटी जंजीरें लिपटी थीं। दरवाजे के बीचों बीच वही चिन्ह बना था जो चाबी पर उकेरा हुआ था। जैसे ही चाबी ताले में घुमाई, वर्षों से बंद पड़ा दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया। भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें मिट्टी, जले हुए तेल और पुराने लोहे की मिली-जुली गंध थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर पुराने अखबारों की कतरनें चिपकी थीं। हर कतरन किसी न किसी ट्रक दुर्घटना की थी। कुछ तस्वीरों में टूटे हुए ट्रक थे, कुछ में रोते हुए परिवार और कुछ में सिर्फ इतना लिखा था, चालक लापता, कोई सुराग नहीं। सुरंग के अंतिम छोर पर एक छोटा सा कमरा था। वहां लकड़ी का एक संदूक रखा था। राघव ने उसे खोला तो भीतर एक पुलिस केस फाइल, कुछ तस्वीरें और एक महिला की धुंधली तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, मीरा, 17 जुलाई 1978। फाइल पढ़ते पढ़ते राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा कोई भूत या पिशाच नहीं थी। वह एक स्कूल शिक्षिका थी जो वर्षों पहले इसी पुल पर रात में बस का इंतजार कर रही थी। कुछ अपराधियों ने उसका पीछा किया। मदद के लिए उसने सड़क से गुजरते कई ट्रकों को हाथ दिया, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। आखिरकार एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और अपराधियों ने हादसे को दुर्घटना जैसा दिखाकर मामला दबा दिया। उसका परिवार न्याय के लिए भटकता रहा, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। समय बीतता गया, हादसा कहानी बन गया और कहानी डर में बदलती चली गई। राघव ने फाइल बंद की तो उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा, वही हरी साड़ी वाली औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं था, उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीमे से कहा, मैं रास्ता नहीं मांगती थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई एक बार रुककर मेरी बात सुन ले। उसकी आवाज सुरंग की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। उसी क्षण राघव को एहसास हुआ कि वर्षों से लोग डरकर भागते रहे, लेकिन किसी ने उस अधूरी कहानी को समझने की कोशिश नहीं की। राघव ने कांपते हाथों से वह पुलिस फाइल और तस्वीरें उठा ली। जैसे ही उसने उन्हें अपने सीने से लगाया, सुरंग में तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर उभरती धुंधली परछाइयां एक एक करके गायब होने लगीं। बाहर पुल पर फैला घना कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा। दूर मंदिर की घंटी अपने आप एक बार बजी, फिर सब कुछ शांत हो गया। जब राघव बाहर निकला, सूरज की पहली किरणें NH-44 पर फैल चुकी थीं। उसने पीछे मुड़कर पुल को देखा। वहां न कोई औरत थी, न कोई परछाई, केवल खाली सड़क। कुछ महीनों बाद राघव ने उस पुराने मामले से जुड़े दस्तावेज पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाए। वर्षों से बंद पड़ी फाइल फिर खुली। पुल के किनारे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जहां हर गुजरने वाला चालक कुछ पल रुककर मौन श्रद्धांजलि देने लगा। धीरे धीरे उस सड़क पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की चर्चाएं भी कम होने लगीं। लेकिन राघव ने एक बात कभी किसी को पूरी तरह नहीं बताई। उस रात जब वह आखिरी बार अपने ट्रक में बैठा, उसने रियर व्यू मिरर में एक क्षण के लिए फिर वही हरी साड़ी देखी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान विदाई जैसी थी, डर जैसी नहीं। अगले ही पल शीशा बिल्कुल खाली था। आज भी NH-44 से गुजरने वाले कुछ पुराने ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि बरसात की ठंडी रातों में ठीक 3 बजे पुल के पास कभी कभी एक अकेली औरत सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है। फर्क बस इतना है, अब वह किसी से लिफ्ट नहीं मांगती। वह बस गुजरते ट्रकों को चुपचाप देखती रहती है,
जैसे यह यकीन कर रही हो कि इस बार कोई किसी बेसहारा को सड़क पर अकेला छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको डार्क लेजेंड की यह काल्पनिक हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपनी राय कमेंट में लिखें कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और ऐसी ही रहस्यमयी, सिनेमैटिक और दिल दहला देने वाली काल्पनिक हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल डार्क लेजेंड को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, कुछ रास्ते दिन में सिर्फ सड़कें लगते हैं, लेकिन रात के 3 बजे वही रास्ते अपने पुराने राज खुद सुनाना शुरू कर देते हैं।